बोले कौवा काटे। जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सच की कसम में। और हाजिर हूं हमेशा की तरह लेकर सच की कसम। इस बार सच की कसम में एक खास चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो हमेशा वन माफियों के निशाने पर रहा, एक ऐसा चेहरा जिसकी दलील को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माना गया। पेड़ों की नब्ज को समझते हैं वो, पेड़ों की हालत को समझते हैं वो। सोच बस एक ही, अपनी विचारधारा को सब तक रखना। जी हाँ, उस चेहरे का मैं जिक्र कर रहा हूं, डॉक्टर वीके बहुगुणा, IFS ऑफिसर, डायरेक्टर जनरल ICFRE एंड चांसलर FRI यूनिवर्सिटी। जिक्र दोबारा कर रहा हूं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये चेहरा किसी फेम का मोहताज नहीं है। जब ये इस चेहरे का नाम सामने आता है तब तक लोग समझ जाते हैं कि उनका सामना किस चेहरे से होने वाला है। उनकी सोच अपने आप में मिसाल है। तो मैं सीधा स्वागत कर रहा हूं डॉक्टर साहब का। बहुगुणा जी, स्वागत है आपका सच की कसम। बहुगुणा जी, आज सच की कसम की तरफ से आपको इनविटेशन दिया गया, आपको कहा गया कि इस बार आपको सच के मंच पर आना है, जो कहना है सच कहना है, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहना है। सवाल ये, सच की कसम के मंच पर आकर क्या लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सच्चाई से बात बुलवाना चाहते हैं। आजकल लोग बात जाते हैं टीवी में, कभी कुछ अपनी मन की बात नहीं बोलते हैं, तो आपने जो ये प्रोग्राम रखा है इसमें हम सब बोलेंगे, सच ही बोलेंगे। बहुगुणा जी, सवाल खड़ा होता है, एक IFS ऑफिसर आप बन गए थे। अगर आज के समय की बात करें तो बेहद कम संख्या उन लोगों की होती है जो IFS में अपनी भागीदारी दर्ज करते हैं। मकसद जानना चाहूंगा, एक IFS ऑफिसर बनने का आपका मकसद था क्या? देखिए, IFS बनने का सबसे पहला मकसद ये होता है, जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद नौकरी ढूंढते हैं। और नौकरी ढूंढने में आप फिर ये देखते हैं कि आपका रुझान किस तरफ है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, जहाँ पर कि 70% 65% जंगल थे। हमारा घर जंगलों के आसपास था। हमारे परिवार में लोग वाग फॉरेस्ट में पहले काम करते थे। तो मुझे लगा कि मेरे को इस सिविल सर्विसेज में, ऑल इंडिया सर्विस है, तो मुझे इस सर्विस में बहुत अच्छा लगा कि मैं इस सर्विस को ज्वाइन करूं, ताकि मैं अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊं। और मैं आपको ये बात बताऊं कि जब मैं इस सर्विस में मैंने एग्ज़ाम दिया तो शिमला से ही दिया था। मैं शिमला आया था, मैं दिल्ली नहीं गया था। देहरादून से तो दिल्ली, हम शिमला से आकर के हमने यहाँ एग्ज़ाम दिया और फिर यहाँ से मैं IFS में पास हो गया। डॉक्टर वीके बहुगुणा, एक और सवाल जानना चाहूँगा। हिमाचल से आपका खासा लगाव रहा, कारण जानना चाहूँगा। देखिए, हिमाचल और उत्तराखंड जो है, दोनों एक ही टाइप के, जिनकी जो सामाजिक और जो आर्थिक जो स्थिति है, दोनों में बहुत समानता है सामाजिक रूप में। तो मेरे को लगता है कि चाहे हम उत्तराखंड के, चाहे हिमाचल के, हम लोग तो पहाड़ के रहने वाले हैं। और हमारी एक सीधी सच्ची एक आदत होती है, संस्कृति में बहुत हम लोग अपने व्यवहार में लाते हैं और सच्चाई में हम जीना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल करने जा रहा हूँ। आज आप फिर सुर्खियों में हैं अपने मत को लेकर। जो दलीलें आप पेश करते हैं, कहा जाता है कि वो दलीलें बेहद कम समय में सुर्खियां बन जाती है और उसे माना भी जाता है। शिमला आने का खास मकसद है क्या, ये जानना चाहूँगा। शिमला आने का मकसद ये है कि मैंने जब से इसके महानिदेशक पद पर मैं आया हूँ मई से, तो मेरे अंडर में, मेरे अधीन जो है 8 इंस्टीट्यूट हैं और 4 रीजनल सेंटर हैं सारे देश में। हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, आपकी राजधानी में है। इसको मैं देखने आया था कि यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, इनको देखने आया था कैसे काम हो रहा है, कैसे ये लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, इनके फील्ड में कैसे ये लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जनता के साथ क्या हमारे वैज्ञानिक कैसे काम कर रहे हैं। तो इसी को मैं देखने यहाँ पे आया। कहते हैं कि अभी एक नई मुहिम लेके आप निकले हैं। मुहिम कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त साफ कर पाएगा। युवाओं को जागरूक किया जा रहा है, खास करके आपकी तरफ से। ऐसा क्या युवाओं के मन के अंदर घोला जा रहा है जिसके चलते
उनका जो जागरूकता है वो पेड़ों की तरफ बढ़े, वो ये समझे कि एक वन की अहमियत उनके जीवन के साथ किस कदर जुड़ी हुई है। किस तरह की कोशिश की जा रही है खास करके आपकी तरफ से? देखिए, भारत सरकार ने सन 1990 में जब हमने देखा कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जनता का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है, तो जनता की और वन विभाग में हमेशा एक तनाव की स्थिति बनी रहती थी। तो उसके लिए भारत सरकार ने 1990 में एक संयुक्त वन प्रबंधन का एक गवर्नमेंट एक आदेश जारी किया, जिसको आज हम सारे देश में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें जो जिन लोगों की वनों के ऊपर भागीदारी है, जो अपने वनों के आसपास के जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो गरीब हैं और जो उन वनों के ऊपर निर्भर हैं, उनको इसमें भागीदार बना करके, जैसे आपके हिमाचल में सांझी वन योजना चल रही है, ये भारत सरकार का प्रकल्प है। और हम इसमें यही चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का, जो आपने बात की, देश के कर्णधार तो आने वाले समय में युवा ही होंगे, तो इन युवाओं के दिमाग में हम शुरू से ही ये बैठाना चाहते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से जो 1990 में हुआ, उसमें मैंने भी, जब मैं दिल्ली में था तो हमने 2000 और 2002 में कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकाली जिससे कि जनता की भागीदारी बढ़ी है उसमें। और आज हमारे देश में 76 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वन है, वन एरिया है। उसमें से लगभग 24 मिलियन हेक्टेयर में आज जो है वन, हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, वनों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ साझेदारी में हम लोग बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और वनों, आज इस देश में इतना प्रेशर होने के बाद भी आज जो है इस देश में पिछले 15 साल से लगातार वनों का एरिया बढ़ता ही जा रहा है, जो कि वन विभाग के जो अधिकारी, हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर और जो हमारे जो स्टाफ फील्ड में काम कर रहे हैं, वन विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, और जो जनसाधारण जो हमारे साथ है। आज देश में लगभग 7 से 8 करोड़ की जनता जो है, उसमें युवाओं शामिल हैं, जो कि हमारे आज देश में वनों के प्रबंधन में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं। डॉक्टर बीके बगुना जी, एक और सवाल जानना चाह रहा हूँ आपसे। कहते हैं कि विरासत में कभी बहुत कुछ मिल जाता है, कभी विरासत में कुछ भी नहीं मिलता। आपके जो दादाजी थे वो तो उस पेशे से जुड़े थे, लेकिन जो आपके पिताजी, उन्होंने मतलब उनका दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था, खास करके फॉरेस्ट्री को लेकर, लेकिन आपने अपने उस विरासत को कायम रखा। क्या मानसिक से मकसद क्या था? मकसद ये था कि मेरे को वन विभाग में आने का शौक था। जब मैं वनों के बीच में जब जाता था अपने घर में, गांव में, तो हम देखते थे हमारे आसपास जो है चीड़ के, देवदार के जंगल थे, और वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जब आते थे, उनको मैं देखता था बीच बीच में, तो मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छी सर्विस होगी, जिससे कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करके दिखा सकते हैं। अब अगर आप कोई जंगल लगाते हैं तो 10 साल के बाद आप जाकर के उसको देख सकते हैं कि आपने कुछ किया। तो इसीलिए मैंने जो है इस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कोशिश की, और मैं आज इस सर्विस में कार्यरत हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, सच बात ये होती है कि सबसे पहले आदमी जो है पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी ढूंढता है। तो सबसे पहला तो जीविका के लिए आदमी करता है, लेकिन जीविका में भी फिर आदमी होता है कि कौन सी आपकी, कहाँ आपका रुझान है। तो मेरा रुझान पहले से ही भारतीय वन सेवा की तरफ था, तो इसलिए मैंने इसमें अटेम्प्ट किया और पास हो गया। एक बहुत बड़ा मुकाम अभी आपके हाथ में है, डीजी, बेहद बड़ा पद, बहुत बड़ी लेवल की पोस्ट, और जिम्मेवारियां भी शायद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कितना मुश्किल होता है इन जिम्मेवारियों को निभाना, जब आपको आवाम की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, लोगों की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। जवाब चाहूंगा। देखिए, आप किसी भी पद पे हों, चाहे छोटा हो बड़ा हो, दायित्व तो सबको अपने लेवल में उसी हिसाब से करना पड़ता है। और अगर आप इस मानसिकता से चलते हैं कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, सकारात्मक रूप से आप रहें, और एक ट्रांसपेरेंसी के अनुसार आप काम करें, और कुछ करने की आपके अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, तो आप कोई भी काम आपको बोझ नहीं लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी कुछ इस टाइप की जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो मैं उसको करता हूँ, और बड़े अच्छे ढंग से हमने निभाई है। समय को कुछ पल के लिए ब्रेक लगाते हैं, वादा आपसे करने जा रहा हूं। ब्रेक के बाद कुछ अहम सवाल होंगे, और ये भी जानना चाहेंगे आखिर इच्छा शक्ति की कमी कभी भी क्यों नहीं आई बीके बगुना जी के सामने। ब्रेक के बाद